वेलकम टू गुरुकुल एग्री। बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021। हर साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसका सर्वे होता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाबार्ड, आरबीआई और जो भी बैंकिंग के एग्जाम उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस बार ये इम्पोर्टेंट कुछ इसीलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कोविड के क्राइसिस में जो इकोनॉमी मतलब जो उतार चढ़ाव आए हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, उसको लेके ये जो सर्वे है तो ये इस बार पूरा ही मतलब एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो इसकी जो समरी है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये पार्ट 1 है। तो जो इकोनॉमी सर्वे है ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बेसिकली होता क्या है, जैसे ये मानिए कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर है उसका पूरे सर्वे करना है। सर्वे हम किसी भी चीज़ का करते हैं, जैसे हम लैंड का भी सर्वे करते हैं तो क्या सर्वे में करते क्या, पूरा मुआयना करते हैं कि ये हो क्या रहा है। वैसे ही ये पूरा इकोनॉमिक का सर्वे है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है और ये प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक्स डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। और ये जो है किसकी गाइडेंस के अंदर किया जाता है, ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर गाइडेंस के अंदर इसे किया जाता है और इसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर यहाँ पे कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये यहाँ पे डॉक्टर जो हैं कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये भी काफ़ी हाईलाइटर रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में ये इनका जो फ़ोटो है वो भी साथ में मिलेगी। तो इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे था इसकी थीम थी, ठीक है, इसकी 2 थीम थी 2021 की। पहली थीम जो इसकी थी वो थी सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ये थीम थी। सेकंड थी वी शेप्ड रिकवरी। तो ये वी शेप्ड रिकवरी और सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड ये बेसिकली इस इकोनॉमिक सर्वे की थीम रही हैं। और इसको देख के ही आपको पता चल गया होगा कि पूरे जो इकोनॉमी है वो जो सर्वे है किसके ऊपर रहने वाला है। तो यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट अफेयर जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जो कि इकोनॉमिक सर्वे को मतलब पूरे अपने पार्लियामेंट हाउस के सामने ये रखते हैं और यहाँ पे ये पूरा ही इसको बताते हैं कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, जो कि इस साल जो है अभी 3-4 महीने पहले इसे रखा गया। और टोटली ही ये जो बोला गया कि कोविड वॉरियर यहाँ पे इसको बोला गया कि जो कोविड के जो वॉरियर हैं उनको डेडिकेट ये किया गया कि जितने भी कोविड के वॉरियर जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, जितने भी कोविड के वॉरियर्स हैं, ठीक है, वो उनको ये सर्वे पूरा डेडिकेट किया गया। डेडिकेट का मतलब ये है कि उनको एक तरह का मतलब प्रोत्साहन कह सकते हो इंटरनली इमोशनली कि उनको डेडिकेट किया गया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक बात पे बड़ा स्ट्रेस दिया कि शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। तो ये बड़ा ही एक मतलब हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे है और किसके लिए यूज़ किया गया। ये जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये वर्ड क्वाट यहाँ पे यूज़ किया गया कि शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। तो ये था क्या, तो ये क्या कि इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई कोविड को टैकल करने की, तो सभी ये स्ट्रैटेजी ये माने कि बहुत सारी कंट्री से डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी। इंडिया ने जो है पहले ये देखा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि जान है तो जहान है, तो इन्होंने यही बोला कि सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड बाय इट इज़ विलिंगनेस टू शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, कि हम जो है शॉर्ट टर्म अगर पेन है ये लॉन्ग टर्म गेन के लिए इफेक्टिव रहेगा। और ये जो स्ट्रेटजी है ये पूरी की पूरी मोटिवेटेड थी नोबेल प्राइज़ विनिंग रिसर्च हैंसन एंड सर्जेंट के द्वारा। ये 2001 में नोबेल प्राइज़ विनर थे। इन्होंने क्या पॉलिसी दी थी, इन्होंने एक पॉलिसी दी थी कि मिनिमाइज लॉस की तरफ जाओ जब आप होस्ट केस सिनेरियो में हो, ठीक है, कि हाई रिस्क को आप अगर वेरी हाई रिस्क की अनसर्टनिटी है कि कोई फिक्स नहीं है कि कितना बड़ा रिस्क हो जाए, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको उस टाइम पे मिनिमाइज लॉस की तरफ जाना चाहिए। तो मिनिमाइज लॉस यहाँ पे क्या था, मिनिमाइज लॉस ये था शॉर्ट टर्म पेन, कि मतलब एक बार बहुतों की जॉब जाएगी, बहुतों को पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन के लिए अगर आप यहाँ पे लॉकडाउन ना लगाते, तो यहाँ पे लॉकडाउन को यहाँ पे इन्होंने मतलब एक तरह का इंटरनली यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमाइज जो है यहाँ पे लॉस है वो लॉकडाउन को लेके यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारा का सारा इंडिया ही शटडाउन हो गया, पूरा लॉकडाउन हो गया। तो ये जो है शॉर्ट टर्म पेन जो है ये हमें हाई रिस्क अनसर्टेनिटी से बचाएगा, क्योंकि ये नहीं पता है कि कितनों लोगों की जानें जाएंगी। अगर लॉकडाउन ना लगाया गया तो बिजनेस भी जाएगा और जो हमारा लाइफ है वो भी जाएगी। तो आगे चल के इन्होंने एक और इनकी थीम थी वी शेप्ड रिकवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वी शेप्ड रिकवरी मतलब बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए कि इतनी जल्दी हमारा इंडिया एक वी शेप में आ गया। वी शेप का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्वार्टर 1 में
कि 2020 जब शुरू हुआ था, है ना, तो उस टाइम पे लॉकडाउन लगा और ये Q1 में हमने देखा कि 23.9% जीडीपी माइनस में चल गई है। ये सब तो आप वाकिफ़ होंगे, बहुत न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है, कि 23.9% जो जीडीपी है ये माइनस में चल गई है। अब उसके बाद क्या हुआ, Q2 जैसे ही सितंबर वाला क्वार्टर आया तो उसमें क्या हुआ कि 7.9% जो है वो डिक्लीन आया। मतलब ये समझिए कि जैसे ये आप लोगों ने ग्राफ बहुत देखा होगा, ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पे अगर जीरो है ना, यहाँ से यहाँ पे जीरो है दोनों साइड में, तो यहाँ पे जीडीपी अगर पहली बार यहाँ पे 23.9 यानी कि मैं 24 लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, तो यहाँ पे 24 अगर परसेंटेज अप्रॉक्स चली गई, तो उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर आया, तो ये Q1 था, जब सेकंड क्वार्टर आया तो यहाँ पे कितनी रह गई, यहाँ पे हो गई 7% अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी शेप बना है, मतलब एकदम डाउनफॉल गया फिर रिकवर आई, तो ये वी शेप रिकवरी के लिए इन्होंने बोला कि ये वी शेप रिकवरी हुई है हमारी इकोनॉमी की, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो कोविड पेंडेमिक था इसने डिमांड और सप्लाई को दोनों को अफेक्ट किया, दोनों को अफेक्ट किया, डिमांड एंड सप्लाई को। मतलब पूरे वर्ल्ड में इन्होंने डिमांड भी रोक दी और सप्लाई भी रोक दी। और इंडिया, ये एक बहुत अच्छी बात है, इंडिया वर्ल्ड में पूरी एक ओनली कंट्री थी, ओनली एक ऐसी कंट्री थी जिसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए एक्सपेंड सप्लाई को करके, ठीक है, कि इसने जो है सप्लाई को नहीं रोका। इंडिया के जो इसने टैकल करने का जो बेस्ट वे ये था कि इंडिया ने सप्लाई को नहीं रोका, डिमांड रुक गई लेकिन सप्लाई को नहीं रोका। अब इससे दो चीज़ों का बेनिफिट हुआ। अब सप्लाई नहीं रुकी तो क्या हुआ कि हमारा एक तो इंटरनली जो इकोनॉमिक थी वो थोड़ी बहुत चलती रही, और दूसरा क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट है वो चलता रहा, और डिमांड जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब थी नहीं उस टाइम पे, तो इंडिया का जो इंपोर्ट है वो रुक गया। तो इसके लिए भी आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट हैं ये डिमांड सप्लाई को लेके, आगे आपको एग्जाम में काम आएंगे। ओके, तो ये जो था ये बेसिकली इंडिया ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, एक्सपेंड सप्लाई को किया, ठीक है, मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए। अब मीडियम लॉन्ग टर्म बेसिकली है क्या, जब कोरोना जैसे आया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, तो तीन टाइप के यहाँ पे टर्म्स होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म, जो कि शॉर्ट टर्म मतलब एकदम से, मतलब आज के दिन कितना मतलब अफेक्ट हुआ, जैसे आज लॉकडाउन लड़ा तो सबसे बड़ी जो गिरावट है वो अभी आएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे एक हो गया मीडियम टर्म और एक हो गया हमारा लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक होगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है ये एक टाइप का रिकवरी फेस, या मतलब जो आफ्टर मैथ हम कह देते हैं कि आता है, वो कह सकते हो। शॉर्ट टर्म ये कह सकते हो कि एकदम से जो हुआ, लेकिन इंडिया ने पार्शियल लॉकडाउन लगाया। तो पार्शियल लॉकडाउन आप ये कहो कि जो उन्होंने मीडियम टर्म में लगाया, ये इनकी अच्छी बात थी। तो पार्शियल लॉकडाउन से क्या हुआ कि पीरियड ऑफ रिकवरी साथ साथ में शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही मतलब एक तरह से क्वेश्चन भी कह सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट भी कह सकते हो कि ये आएगा। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर सेक्टर था और अदर सेक्टर था, ये बहुत बुरी तरह से टूटा, बिल्कुल टूटा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर सेक्टर ने वैसे ही, जो ये सिल्वर लाइन में थे वैसे ही सिल्वर लाइन में ये सब रहे। तो मीडियम टर्म बेसिकली था क्या, अब कोरोना जब आया तो शॉर्ट टर्म अफेक्ट हुआ, एकदम से सभी कंट्री पे अफेक्ट हुआ। जब तक रहेगा तब तक मीडियम टर्म में क्या क्या अफेक्ट रहेगा, जब तक वो पूरा हम रिकवर नहीं करते। लॉन्ग टर्म आफ्टर मैथ हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो जो मीडियम जो कोरोना का फेस चल रहा है, उसमें जो पूरा का पूरा कैसे आप फैसिलिटेट करते हो सप्लाई को और डिमांड को या अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, तो इसको लेके बड़ा ही एक रहा। तो इंडिया इसमें अकेली ऐसी कंट्री थी जिसने मीडियम टर्म में अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए सप्लाई को एक्सटेंड करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आए कि मीडियम टर्म में कोरोना में कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया। देखिए यूएसए में तो अब सबको पता है कि उन्होंने तो रोका ही नहीं, उन्होंने तो सिंपल कह दिया था कि हम रोकेंगे ही नहीं। और बाकी ऑलमोस्ट कंट्री क्या कर रही थी, या तो पूरा ही शटडाउन कर रही थी या क्या कर रही थी, लेकिन इंडिया ने कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ा काम किया और उसको बड़ा ही अच्छे से टैकल किया। तो यहाँ पे अगर हम स्टेट देखें, पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है 2021 की, इसका मैक्रो व्यू हम देखें, तो मैक्रो व्यू में आप ये देखिए कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो थी, पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, उसमें डाउन टर्न आया, ठीक है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, जो क्राइसिस था यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था। आप सबको पता है कि पूरी विश्व जो है पूरा मंदी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ दौड़ गया था। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री थी सभी डूब चुकी थी इकोनॉमी फाइनेंशियली। तो उस टाइम पे जो क्राइसिस था उससे भी ये मतलब कह दो कि एक बार जो है कोरोना है ये ज़्यादा अफेक्टिव माना जा रहा है।
तो ग्लोबल जो इकोनॉमिक आउटपुट है, जो ग्लोबल की इकोनॉमिक हर साल आउटपुट जो आती है वो 3.5% है या 3.5% है। 2021 में IMF ने एस्टिमेट किया कि ये फॉल हुआ है, मतलब माइनस में गया है, मतलब गिरा है 3.5। तो इसे भी याद रखिएगा। ओके, इंडिया ने यहाँ पे 4 पिलर स्ट्रेटजी यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट की। इन्होंने फिस्कल को देखा, फाइनेंशियल को, और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन्होंने यहाँ पे किया। ओके, तो इंडिया की जो रियल जीडीपी है, अब अगर रियल जीडीपी की अगर बात करें तो ये यहाँ पे 11% ग्रोथ हुई है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में। ये यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि इन्होंने बोला है कि ये 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 11% होगी ये रियल वाली, ओके, और नॉमिनल वाली होगी यहाँ पे 15.4% पर होगी, ठीक है। ये बोला है कि इन्होंने इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस ये हाईएस्ट रहेगी, मतलब जब तक आज से देश आज़ाद हुआ है ये हाईएस्ट रहेगी। हाईएस्ट रहने के 2 रीज़न हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा जो इन्होंने ये बोला है कि इंडिपेंडेंस से लेके अब देखिए एकदम से चीज़ें रुक गई, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, जितनी भी चीज़ें रुकी पड़ी हैं वो एकदम से उछाल में आएंगी। तो जितना ज़्यादा आप डाउन जाओगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पे अप आओगे। तो ये सिंपल ही यूनिवर्सल लॉजिक है। ओके, तो इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी की अगर हम यहाँ पे स्नैपशॉट देखें, यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो का अगर देखें, PIB का, तो इन्होंने बड़ा ही यहाँ पे सही से इनको स्टार्ट करके समझाया है कि जीडीपी जो ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ है ये एवरेज यहाँ पे 7, 6, 4 यहाँ पे माइनस में गई, ठीक है। अब आप अगर ये देख रहे हो कि वहाँ पर 24 चल गई थी या 23.9 की बात हो रही थी, तो आपको मैं बता दूँ वो क्वार्टरली थी और वो Q1 में थी, और Q2 में यहाँ पे 7 कुछ गई थी, और एवरेज अगर बात करें 20-21 की तो 7.7 माइनस गई थी। तो इंडिया की 7.7 माइनस गई है एवरेज, और अभी एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 20-21 में, ठीक है, सॉरी 21-22 में यहाँ पे 11% है। तो ये एक्सपेक्टेड है और बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये 3.5 है। फिस्कल डेफिसिट जो होता है ये हमारा जो हमारा बजट है उसमें हर बार यही चर्चा होती है, क्योंकि ये होता क्या है कि जितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और जितनी हमारी इनकम है, एक्सपेंडिचर और इनकम, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो वो है 3.5। मतलब हमारा एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और इनकम हमारी इतनी कम है, तो ये 3.5 हमारा क्या है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है। और ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है। जीडीपी बेसिकली होती क्या है कि कितनी हर साल में ग्रोथ हुई, अपन ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में। ओके, तो इसका जो है ये 3.5% है फिस्कल डेफिसिट। और जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन कितना मतलब चीज़ें महंगी हुई, मतलब तो ये 2 टाइप का होता है, CPI और ये WPI। ओके, तो CPI कंज्यूमर बेस होता है, ये होलसेल बेस होता है। तो ये यहाँ पे बोला -0.1 होगा, ठीक है, 20-21 में, और ये 6.6% है जो कंज्यूमर बेस हुआ है। आगे अगर देखा जाए तो उन्होंने करंट अकाउंट बैलेंस की अगर बात करें तो ये ऑल टाइम हाई गया है, ये 3.1 गया है करंट अकाउंट बैलेंस की अगर बात करें, इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करेंगे, फॉरेन का जो एक्सचेंज है ये RBI वगैरह उसको रिजर्व करता है, ठीक है, और कितना उसको मतलब फॉरेन में एक्सचेंज होना है, ये मतलब क्या है कि अभी पिछले 3-4 साल से ज़्यादा गया है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की अगर GVA देखें तो यहाँ पे देखिए 3.4% रही है, मतलब ये सिल्वर लाइन में ही रही है, इसे सिल्वर लाइन बोलते होते हैं एग्रीकल्चर के GDP की, ये इतनी रहती है तो ये सिल्वर लाइन में रहती है। तो इंडस्ट्रियल अगर ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का और सर्विस सेक्टर का ये सभी का बुरा हाल था, अभी भी है, ठीक है। तो ये 2 सेक्टर बड़े ही मतलब मोस्टली यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं। जो करंट अकाउंट सरप्लस है, बेसिकली ये होता क्या है, जो करंट अकाउंट सरप्लस है ये मानिए कि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर होता है, ठीक है, कि हमारा जो है एक्सपोर्ट कितना हो रहा है अगर हम कंपेयर करें हमारे इंपोर्ट से, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ये पूरा ही ये यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये क्या है कि हमारा अब इंडिया का एक्सपोर्ट अब बहुत बड़ा है, इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2 साल में। मतलब ये क्या है कि अब अगर हम 2021 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, मतलब हम अप्रैल टू अगर जून वाले क्वार्टर की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है $95 बिलियन गया है, $95 बिलियन।
जो कि आज तक की हिस्ट्री में बहुत अच्छा ये ग्रोथ पाया गया है। क्योंकि 2014 और 2010 के टाइम पे गवर्नमेंट टारगेट रखती थी कि जो ये मतलब हमारा 5 साल में हम 1000 यहाँ पे करोड़ का बिलियन का मतलब कर लेंगे अचीव, या ऐसे कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि क्वार्टरली ये यहाँ पे बहुत हो रहा है। तो इंडिया ने ये एक्सपेक्टेड किया है कि हम ये वाले साल में, जो अभी साल आ रहा है, इसमें हम 400 यहाँ पे 400 बिलियन ये डॉलर का जो हमारा एक्सपोर्ट है हम पूरे ही फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में कर देंगे। और अब इंपोर्ट कैसे कम हुआ? अब जो डिमांड है, ऑब्वियसली इंडिया का जो इकोनॉमी है ये टोटली पेट्रोलियम और ये सब पे डिपेंड है। अब देखिए, अब लॉकडाउन में ये सब चीज़ें तो मतलब क्या है कि जो चली नहीं, तो इससे क्या हुआ कि डिमांड कम हुई, तो ये टोटली है हमारा सरप्लस हो गया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और इंपोर्ट कम हो गया, और 2% जीडीपी का ये हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा ये माने कि 17 साल की हिस्ट्री में 17 साल के बाद पहली बार ये हिस्ट्री में हाई गया है। एग्रीकल्चर वही सिल्वर लाइन में रहा है। सिल्वर लाइन में इस बीच की लाइन मतलब इतनी ही एवरेज ग्रोथ चल रही है। मैन्युफैक्चर एंड जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हुए हैं, लेकिन सेकेंड वेव में इनको यहाँ पे ओपन किया गया है, इनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। इंडिया का जो नेट एफपीआई इनफ्लो है, यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो ये इन्वेस्टमेंट होती है कि फॉरेन से कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। तो ये 2020 के नवंबर में ये चीज़ देखी गई कि अभी तक जो है ये एफपीआई कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, और ये ऑल टाइम मंथली हाई रहा है, और ये 9.8 बिलियन नवंबर 2020 में आया। ठीक है, अकेला नवंबर 2020 की अगर बात करें तो इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो लगातार इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी के जो इंडिया अकेली वर्ल्ड में मतलब ऐसी कंट्री, ओनली कंट्री थी, ठीक है, जो कि मतलब जिसने इक्विटी एफआईआई जो इसके रिसीव किया। एफआईआई मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो एफआईआई जो इन्फ्लोज करता रहा पूरे 2020 में, मतलब ये होता क्या है कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट में कितना इन्वेस्ट करते हैं, लगभग ये मानिए ये फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो इसके रिलेटेड है ये है हमारा सेंसेक्स एंड निफ्टी, ये ऑल टाइम हाई रहा, और ये अगर हम बात करें तो जीडीपी के बराबर चला गया। मतलब इसकी टोटली जो मार्केट कैप बनी वो टोटली जो हम इंडिया के जीडीपी है वो 100% ये बराबर चला गया। ठीक है, ये 2010 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो 2010 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। बाकी के इसकी जो स्ट्रॉन्ग सर्विस थी इंडिया की एक्सपोर्ट की वो अच्छी रही। अब यहाँ पे देखने को एक चीज़ हुई क्या, यहाँ पे कुछ सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हुई क्या कि जैसे इंडिया ने क्या की, इंडिया में क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट हैं और एक्सपोर्ट हैं दोनों में कट डाउन आया, दोनों में माइनस हुआ, लेकिन इंपोर्ट डबल हुआ कंपेयर टू एक्सपोर्ट। डाउन की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि 21.2% यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है कम हुआ, और जो इंपोर्ट है ये 40% अप्रोक्स हुआ। अब सिंपल समझिए, यहाँ पे क्या है कि हमारा इंपोर्ट 200 रुपये है। ठीक है, हम 200 रुपये ले रहे हैं और 100 रुपये हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो है ये टोटली आप यहाँ पे कह सकते हो ये जो इंपोर्ट हमारा है ये है हमारा 200 रुपये और एक्सपोर्ट है 100 रुपये। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 रुपये। ठीक है, अब इसका अगर 40% अगर हम कम करेंगे, इसका अगर हम 40% कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? ये 120 रह जाएगा। ठीक है, ये कितना रह जाएगा? 120 रह जाएगा। और इसका अगर हम 20% कम करेंगे कितना रह जाएगा? 80। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? वो है 40। तो ये जो है ये डिफरेंस कम हो गया। ये देखिए ये डिफरेंस कम हो गया। तो ये जो है ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। और जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो सिक्योरिटी में, ट्रेजरी बिल में कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है, तो दिसंबर 2020 में ये मतलब 18 मंथ की मतलब जो है पूरी की पूरी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और एक्सटर्नल डेबिट जो बाहर का कर्जा है इंडिया के ऊपर, उसका जो जीडीपी का रेशो है वो पहले क्या मतलब क्या है कि 21.6% था सितंबर 2020 में, और ये जो है मार्च 2020 में ये 20.6% था। मतलब अब अप्रॉक्स इतना ही चल रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हो इंक्रीज़ हुआ है। इसी के साथ ये होता है हमारा ख़त्म। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट 2-3 और पार्ट आएंगे इकोनॉमिक सर्वे के। इसकी एक यहाँ पे जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सर्वे होता है आरआरबी में, नाबार्ड में और आरबीआई में। इसके जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, और इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आए ही आए हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।